अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है बिल्कुल? जी विजिबल है। जी ओके, तो विजिबल है। हम फिर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट इस बात से करते हैं कि इंजीनियरिंग इक्वेशन सॉल्वर बेसिकली है क्या। इंजीनियरिंग इक्वेशन सॉल्वर, जिसको हम ईस भी प्रोनाउंस करते हैं, ये एक मतलब इंजीनियरिंग इक्वेशन सॉल्वर जो है, एक इक्वेशन सॉल्वर है जो कि स्टैनफोर्ड क्लेन एक प्रोफेसर हैं विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने ये मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। एफ चार्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से इसको प्रेजेंट किया जाता है। और बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? ये सॉफ्टवेयर जो है आपको नॉन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए जो है ये जो पैरामीट्रिक टेबल्स हैं वो बना सकता है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके दे सकता है। उसके अलावा सबसे इसका बड़ा फंक्शन है दैट इज कि ये आइट्रेशंस परफॉर्म करता है। अब आइट्रेशंस में क्या होता है कि ये जो है हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इसमें इनपुट कर दिया है। तो ईज क्या करेगा, वो बारी बारी जो है वो वैल्यूज पुट करके चेक करेगा उन वेरिएबल्स की, और फिर उन वैल्यूज में से जो सबसे क्लोजेस्ट उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा होगा, इट इज पॉसिबल के 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके पास ना आए। इन सम केसेस बहुत माइन्यूट सा फर्क हो, तो वो आपको माइन्यूट सा डिफरेंस भी बताएगा, आपको उसका सोल्यूशन भी निकाल के देगा। और वो जो प्रोसेस है ना आइट्रेशन का, दैट विल बी वेरी फास्ट। मतलब एक ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है वो उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देगा। सबसे बड़ा एक और इसके अंदर जो इसका प्लस पॉइंट है, वो ये है कि इसके अंदर जो आपके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी टेबल्स हैं, जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, आप एचवैक में, आप हीट एंड मास ट्रांसफर में जो आप यूज करते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन प्रोवाइडेड है फॉर अ नंबर ऑफ फ्लूइड्स। तो बाय यूजिंग ओनली टू प्रॉपर्टीज, कि आप सिर्फ ये डिफाइन कर दें कि आप कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हैं, और उसकी कोई सी दो प्रॉपर्टीज जो आपको गिवन है, अगर आप वो इसको प्रोवाइड कर दें, तो आप इसे कोई भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जो तीसरी एक और प्रॉपर्टी है डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही जो बात है इसको बाकी सॉफ्टवेयर से डिफरेंट बनाती है, कि बेशक इसका यूज जो है वो बाकी सॉफ्टवेयर की निस्बत लिमिटेड है, एक छोटे साइज का सॉफ्टवेयर है, बट जिस डोमेन में ये ऑपरेट कर रहा है उस डोमेन में ये सॉफ्टवेयर मतलब ऐसी चीजें कर सकता है जो बाकी सॉफ्टवेयर इतनी इजीली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर बिल्ट इन आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के जो टेबल्स हैं वो गिवन है, जबकि मैटलैब जो है आप वहां भी ये प्रॉब्लम सॉल्व तो कर सकते हैं, बट आपको वहां पे बिल्ट इन के टेबल्स गिवन नहीं होते। वो एक ड्रॉबैक वहां पर आया था। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मैटलैब ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ईज के मुकाबले में, लेकिन अपने डोमेन में ईज जो है वो इट इज द बेस्ट। तो अब सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत बातें हो गई, हम अपने बेसिक जो इस वर्कशॉप का जो मकसद है उसकी तरफ आते हैं, और हम ईएस को स्टार्ट करते हैं। सो ये ईस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब आपने ये देखा होगा कि एक, कुछ एमबी का सॉफ्टवेयर है, और ये जस्ट लाइक क्लिक करते ही स्टार्ट हो गया। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो विंडो विजिबल है दैट इज द इक्वेशंस विंडो। और हम सबसे पहले डिस्कस भी ये करने लगे हैं कि इक्वेशंस विंडो और फॉर्मेट विंडो, ये दो बेसिक विंडोज हैं जो आपने जहन में रखनी है इसको यूज करते हुए। तो हम फॉर्मेट विंडो की इक्वेशन भी खोल लेते हैं। तो ये फॉर्मेट इक्वेशन की विंडो है। होता क्या है कि आपने जब ईएस को यूज करना है, तो आप इक्वेशन विंडो में अपनी इक्वेशन इनपुट करेंगे। तो जब आप उसको पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन यहाँ पे पुट करके देखते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे डालते हैं। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ना इक्वेशन बहुत जो है वो रीडेबल नहीं है, अपनी एक्चुअल फॉर्म में नहीं है। मतलब आपने स्टेरिक यूज किया है, उसके अलावा आपको यहाँ पे जो एक्स की जो पावर है वो भी आपने सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखी हुई है। तो जब आप फॉर्मेट विंडो को यूज करेंगे, तो आपको यही इक्वेशन जो है वो
एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख के दे देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x की पावर है 2 वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखी हुई है, और यहाँ पे उसने ब्रैकेट्स को भी रिमूव करके यहाँ पे उसने डॉट का साइन डाल दिया। तो जब आप कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये तो कंपैरेटिवली बहुत सिंपल इक्वेशन है ना, जब आप कोई कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यूज कर रहे हैं जहां पर आप स्क्वायर रूट का साइन भी डाल रहे हैं और उसके अलावा फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो फॉर्मेट विंडो आपको हेल्प करेगी देखने में कि आपने जो इक्वेशन एंटर की है क्या आपने वो यहाँ पर सही इक्वेशन एंटर की है। बस ये सिस्टम कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप उसको चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो अपनी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ही लिखी हुई है या नहीं। सेकेंडली अब हम एक और चीज देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम आ जाते हैं अब कमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले ये ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर दिए। तो जब मैं फॉर्मेट विंडो जो है वो ओपन करूंगा तो उसके अंदर ये एज अ टेक्स्ट है। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई भी कमेंट ऐड कर रहे हैं तो उससे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाद में, हम नेक्स्ट स्टेप इसके बाद वही होगा, तो आप ये देखेंगे कि उसमें ये लिखने या ला लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपकी आसानी के लिए कि अगर आप वहां पे कोई कमेंट ऐड कर लें ताकि आपको ना भूले कि आपने इस स्टेप में क्या किया है, ये फॉर्मूला आपने क्यों पुट किया है फॉर वेरियस रीजंस। अब कमेंट ऐड करने का एक तरीका और भी है। दूसरा तरीका ये है कि मैं जो है वो कर्ली ब्रैकेट यूज कर लूं। कर्ली ब्रैकेट यूज करने से भी ये कमेंट ही बनेगा, और वही बात है जो इसके बारे में एक्सप्लेन की मैंने कि इससे आपके इक्वेशन सॉल्व करने पे कोई फर्क नहीं आएगा, बट आप अपनी आसानी के लिए कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब आप ब्रैकेट यूज करके कमेंट डालते हो ना तो फॉर्मेट इक्वेशन में शो नहीं करता उसको। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपके फॉर्मेट इक्वेशन में आपके जो कमेंट्स हैं वो शो हों, सिर्फ इस इक्वेशन विंडो की हद तक ना रहें, तो आप कॉमास यूज करेंगे, आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं इक्वेशन को चेक करना, एंटर करके और इक्वेशन को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम ले लेते हैं कि आपको मैथ्स गिवन है 2 kg का। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि जो मैंने यूनिट लिखा है वो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे तो ई जो है वो यूनिट को पिकअप नहीं करेगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो यूनिट को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डालना जरूरी है। सेकंड हम ले लेते हैं जी की वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 9.8 जनरलाइज उसकी वैल्यू अर्थ के ऊपर है वो ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन दोनों को यूज करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो निकाल देते हैं। दैट इज m डॉट जी सिंपली। अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा हूं तो सॉल्व करने से पहले मैं ये चेक करना चाहूँ कि मैंने जो यहाँ पे ये साइंटेक्स एंटर किया हुआ है ये इसमें कोई इशू है या नहीं है, या ये बिल्कुल सही है, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकता हूँ या नहीं। सबसे पहली चीज है चेक द इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस डाली हुई हैं, मतलब वो जो हमने मैथ्स की वैल्यू एंटर की है और जी की वैल्यू एंटर की है उसको भी इक्वेशन काउंट कर रहा है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और वो 3 वेरिएबल्स काउंट कर रहा है, मतलब उसने मैथ्स को भी एक वेरिएबल बना लिया है, जी को भी और एफ को भी। मतलब मैथ्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है, जी उसकी वैल्यू भी हमने डिफाइन कर दी है। अब तीसरा वेरिएबल एफ जो है वो दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। और कोड जो हमने एंटर किया उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। और ये देखें, आप जब भी इसको यूज करेंगे ना तो आपको हर जगह पर ये टाइम जरूर बताएगा हर चीज का।
ये एक इंडेक्स है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो वाकई बहुत ज्यादा फास्ट है। मैटलैब वगैरह में क्या होता है, वहां पर आपको जो इंटरफेस है दैट इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। तो वहां पर जो एनिमेशन वगैरह की वजह से जो है वो सॉफ्टवेयर काफी मतलब एक लोड बन जाता है आपके सिस्टम के ऊपर। बट ईज के केस में क्या है कि ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है, एक बहुत सिंपल सा इंटरफेस है कंपैरेटिवली, और कोई मतलब एक्स्ट्रा एनिमेशन या इस तरह कुछ नहीं है। सिंपल आप जो है वो सॉफ्टवेयर में आते हो, अपना काम करते हो, एंड दैट्स इट। तो अब इक्वेशंस हमने चेक कर ली, अब हम इनको सॉल्व करने चलते हैं। तो ये अब हमने सॉल्व कर लिया अपना प्रॉब्लम। तो ये देखें, उसने यहाँ पर मैथ्स का यूनिट जो है हमने केजी में एंटर किया था, उसने रिटेन किया हुआ है। जी का यूनिट हमने डाला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसने उसको भी रिटेन किया हुआ है। और अब यूनिट सेटिंग्स यहाँ पे चेक करेंगे तो उसने जो यूनिट सिस्टम यूज कर रहा है वो किलो जॉल में, सेल्सियस में, किलो पास्कल में, किलोग्राम और डिग्री जो है एंगल जो आपका है वो डिग्रीज में ले रहा है। यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि एफ का यूनिट यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको मतलब ऐसा यूनिट्स में सॉल्व किया, तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होना चाहिए, बट यहाँ पर इसका यूनिट हमें अवेलेबल नहीं है। अब इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमने मैथ्स की वैल्यू एंटर की तो हमने उसका यूनिट खुद डिफाइन किया था कि केजी में है। ईएस को खुद नहीं पता कि एम जो है वो मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमें उसे बताना पड़ा कि जो वैल्यू हमने एम जो वेरिएबल डाल रहे हैं दैट इज मैथ्स इन केजी। इसी तरह जी भी जो है, जी तो खैर उसके मतलब अगर आप एक्सटर्नली एंटर नहीं भी करना चाह रहे तो इसके अपने जो इंटरनली वेरिएबल जो इसके अंदर अवेलेबल है पहले से, उनमें भी आई गेस अवेलेबल होता है जी की वैल्यू, तो दैट इज नॉट एन इशू। अब एफ के केस में क्या है कि अब एफ का जारी बात है, यहाँ पर हम यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते सॉल्व करने से पहले। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हम इसका यूनिट जो है वो मैनुअली न्यूटन ऐड कर देंगे। अब एक दफा मैनुअली यूनिट ऐड करने के बाद हम इसको अगर दोबारा कैलकुलेट करें तो वो उसका यूनिट पिकअप कर रहा है। अब इस फाइल के अंदर रहते हुए हम जहां कहीं भी एफ यूज करेंगे तो वो उसको न्यूटन का यूनिट असाइन कर देगा ऑटोमेटिकली। ये मतलब आपने एक वेरिएबल जो है उसको टेम्परेली इस फाइल के लिए एक यूनिट असाइन कर दिया न्यूटन। अगर आप इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और आप एक नई फाइल खोल लेते हैं तो वो जो उसने एफ को एक यूनिट है जो न्यूटन ने साइन किया था वो इरेज हो जाएगा। तो आपको दोबारा अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको दोबारा यूनिट जो है वो असाइन करना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं यहाँ पर, दैट इज यूनिट कन्वर्जन एंड कंसिस्टेंसी। मतलब ईस के अंदर जो है यूनिट्स को कन्वर्ट करना और एक प्रॉब्लम के अंदर यूनिट्स की कंसिस्टेंसी चेक करना। तो अभी जैसे कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था लास्ट जो है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि फोर्स का जो यूनिट है वो उसने असाइन ऑटोमेटिकली नहीं किया था। तो वो एक यूनिट कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था कि यूनिट जो है वो एफ के कंसिस्टेंट नहीं थे। तो हमने क्या किया, हमने मैनुअली जो है उन यूनिट्स को कंसिस्टेंट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स का जो यूनिट है ऐसा यूनिट्स में दैट इज न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा प्रॉब्लम को चेंज करते हैं और यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। यहाँ पर अब 2 kg के बजाय हम 2 पाउंड मैथ ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पाउंड मैथ ले लिया है। और हम जी ले लेते हैं अगेन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम या तो, क्योंकि हमें सारी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आना चाहिए, या तो हम इंग्लिश यूनिट्स में सॉल्व करें या हम ब्रिटिश यूनिट्स में चले जाएं। क्योंकि स्टैंडर्ड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं दैट इज एसआई यूनिट्स, तो हम यहाँ पर मैथ्स को जो है वो पाउंड मैथ से किलोग्राम में ले आते हैं। अब अगर आप मैनुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपको सिर्फ एक यूनिट ही कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आपको एक स्पेसिफिक फैक्टर पता होना चाहिए कि आप इस वैल्यू को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आप किलोग्राम में चले जाएं। बट यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्ट पाउंड मैस टू किलोग्राम। मतलब आपने
कन्वर्ट ब्रैकेट जो यूनिट ऑलरेडी गिवन है, कोमा जिस यूनिट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको अब कन्वर्ट करके चेक करें तो ये देखें, इसने मैथ को जो है वो 0.9072 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने मतलब मैथ्स को कन्वर्ट तो कर लिया, प्रॉब्लम में नेक्स्ट हम फोर्स निकालते हैं दोबारा से। F equals m dot g। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखें, क्योंकि हमने F को पहले डिफाइन कर दिया हुआ है तो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो फोर्स का यूनिट न्यूटन जो है उसको पिकअप कर लिया, और उसने मैथ को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करके फिर जी से मल्टीप्लाई करके हमें फोर्स दिया। अब हम चाहते हैं कि जो फोर्स है हमें वापस चाहिए इन पाउंड फोर्स, हम ब्रिटिश यूनिट्स में जाना चाह रहे हैं। वेरी सिंपल, हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल डालते हैं फोर्स इन पाउंड, मतलब पाउंड फोर्स के लिए। तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करते हैं, LBF इक्वल्स फोर्स जो कि ऑलरेडी ऊपर हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया F इनटू कन्वर्ट न्यूटन इनटू LBF। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट, तो हम ये देखते हैं कि उसने एक नया वेरिएबल फोर्स मतलब इन पाउंड यूनिट्स, उसने 1.99 आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पर चलते चलते हम एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दें कि आप जब वेरिएबल कोई असाइन कर रहे हैं इसके अंदर, तो उस वेरिएबल को असाइन करते हुए आपको किन किन चीजों को जो है वो याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इस सारे को हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल T1, टेम्परेचर ले लेते हैं हम 273 केल्विन। अब इसको अगर मैं जब चेक करूंगा ना, तो देखें उसने T1 मतलब कुछ 1 जो है वो सबस्क्रिप्ट में नहीं गया, वो मतलब नॉर्मल T के साथ ही मेंशन हुआ है। अब अगर मैं इस T और 1 के दरमियान अंडरस्कोर डाल दूं, अगर हम चेक करें तो ये T जो है वो उसके सबस्क्रिप्ट में चला जाता है, और यही वो नोटेशन है जिसमें हम यूजुअली अपने वेरिएबल्स डिफाइन भी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये देखनी है कि जो ईज है दैट इज नॉट केस सेंसिटिव। मतलब अगर मैं कैपिटल टी यूज करूं या स्मॉल टी यूज करूं वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, तो वो सेम वेरिएबल कंसिडर होगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर ये T1 जो है कैपिटल टी के साथ अभी लिख दिया है, तो जो आपका स्मॉल T1 है अगर मैं वो एंटर करता हूँ तो ये मोस्ट प्रोबेबली एरर देगा हमें। ये देखें, क्योंकि हमने वेरिएबल पहले ही T1 डिफाइन कर दिया है, उसको पहले ही सेट कर दिया हुआ है, तो अब T1 को दोबारा सेट करना ये एक एरर है। अब मैटलैब जो है वहां पर अगर आप ये सेम काम करें ना, तो वहां पर आपको ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैटलैब केस सेंसिटिव है बट ईस इज नॉट केस सेंसिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अक्सर जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये मिस्टेक हो जाती है। हमने जो है अपने चेक एंड सॉल्व को भी देख लिया, हमने यूनिट कन्वर्जन को भी देख लिया, इंसर्टिंग वेरिएबल्स एंड एडिंग कमेंट्स, हमने ये सब कुछ क्लियर कर लिया। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने वेरिएबल इन्फो एंड फंक्शन इन्फो। उसके बाद हम थर्मो टेबल्स का भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपको किस तरह से सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। सो ऑप्शंस, यहाँ पर वेरिएबल इन्फो। अब जैसे हमने लास्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था फोर्स वाला, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स उसमें मिले थे। तो जब आप हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं दोबारा एक दफा, ताकि ज्यादा आसानी से समझ आ जाए।
अब हम वेरिएबल इन्फो में जाएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे वही तीनों वेरिएबल उसने उनको लिस्ट किया हुआ है, उनकी पॉसिबल वैल्यूज बताई हुई हैं, जो कि मतलब ऑफ कोर्स एम की ए की वैल्यू है, जी की ए की वैल्यू है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्स की भी ए की वैल्यू आएगी। यहाँ पर उसने इनकी जो है मतलब रेंज बता दी है कि इनकी वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ रेंज कर रही हैं। और लास्टली हम ये देखते हैं कि यहाँ पर उनके यूनिट्स में हमें बताए हुए हैं। ये वेरिएबल इन्फो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकेंडली तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखने वाली, दैट इज द फंक्शन इन्फो। अब फंक्शन इन्फो में हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि बिल्ट इन अवेलेबल है, वो भी यहाँ पर गिवन है। हम इन फंक्शन में से यूज करके देखते हैं। इन मैथमेटिकल फंक्शंस में से हम लेट्स से साइन यूज करके देखते हैं। तो ये साइन का फंक्शन इनपुट हो गया। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स एक सबसे एक और बहुत आपको जो ध्यान में रखनी है एक बात, दैट इज कि अगर मैं डायरेक्ट साइन के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा ना 90 फॉर एग्जांपल, ये इसको सॉल्व नहीं करेगा। मतलब मुझे कुछ भी अगर सॉल्व करना है, इवन कि अगर मैं यहाँ पर 2+2 भी करूंगा ना, तो मुझे पहले एक वेरिएबल को वो जो वैल्यू है वो असाइन करनी पड़ेगी वो इक्वेशन, जैसे x इज इक्वल टू साइन 90। अब ये अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 90 डिग्रीज की वैल्यू x की जो है वो साइन 90 जो है दैट इज 1 वो मुझे दे देता है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। मतलब जब भी आपने इसमें कोई कुछ भी सॉल्व करना है तो उसके पीछे एक वेरिएबल लाजमी होना चाहिए जिसको वो वैल्यू आप मतलब ई से है वो सॉल्व करके अलॉट करेगा बाद में, जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं। तो ये आपके हो गए मैथमेटिकल फंक्शंस। बाकी भी इसमें और काफी फंक्शन है, इसमें ऐसे भी होंगे जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। तो हम अब दूसरी चीज पे आते हैं जो कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज के फंक्शन है। अब यहाँ पर राइट साइड पे हमें फ्लूइड्स गिवन है, और आप देख सकते हैं अच्छे खासे मतलब काफी ज्यादा फ्लूइड। इसमें हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स भी हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो अब आगे इनके प्रॉपर्टी टेबल जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी भी करेंगे। तो मैनुअल टेबल्स हैं वो काफी लेंथी हैं और काफी मतलब ज्यादा टेबल्स होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर जब आप अभी सॉल्व हम एक सैंपल के तौर पे चेक भी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में आप थोड़ा सा डाटा एंटर करके वो प्रॉपर्टी जो आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए फ्रॉम द टेबल्स आप वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जबकि अगर आप मैनुअल टेबल अब यूज करें तो उसमें आपको जो है वो टेबल में चेक करना पड़ता है कि इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इस रो में और इस कॉलम में कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये फ्लूइड्स गिवन है, और इस साइड पे हमें लेफ्ट पे प्रॉपर्टीज गिवन है। हम लेट्स से हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं दैट इज एच, और हम यहाँ से एंथैल्पी लेते हैं एच को, और हम वाटर की एंथैल्पी निकालते हैं। सॉरी, ये H इक्वल्स एंथैल्पी ऑफ वाटर। अब हमें टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू इनपुट करनी है ताकि जो है वो उस वैल्यू से कोरस्पॉन्डिंग वाटर के टेबल में से ई जो है हमें वो एंथैल्पी की वैल्यू निकाल के दे दे। तो हम फॉर एग्जांपल 21 डिग्री, अच्छा यहाँ पे यूनिट्स मेंशन करना लाजमी है ऑफ कोर्स। वैसे ईस्ट के मतलब इतना एल्गोरिथम है कि वो ऑटोमेटिकली जो आपने यूनिट सिस्टम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है पहले से ऐसा ही में उसको पिकअप कर लेगा। बट बेटर रहता है कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने यूनिट्स जिनको आप यूज कर रहे हो वो लाजमी मेंशन कर दो, उनको अलॉट कर दो। तो टी इज 21 डिग्री सेल्सियस। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ले लेते हैं 101 किलो पास्कल। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें सॉल्व करने पर
ईस्ट ने जो है वो एंथैल्पी की एक वैल्यू जो हमने इनपुट दिया था टेम्परेचर और प्रेशर से कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिए। यहाँ पर लिटरली हमें मतलब एक फ्यू सेकंड्स लगेंगे, लेकिन जब आप टेबल को यूज कर देंगे तो आपको टाइम लगता है, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजन ही क्रिएट हुई थी कि इतना बड़ा टेबल है। और टेबल में एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मैनुअली टेबल यूज करने में, ये आप देखेंगे टेबल जो है ना, जो मैनुअली प्रिंटेड होंगे उनकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी कि प्रेशर की इस वैल्यू की रेंज से लेके एक बड़ी वैल्यू तक टेबल डिफाइंड होगा, 1 पास्कल से लेकर फॉर एग्जांपल 100 पास्कल तक। लेकिन जब आप यहाँ पर हैं, ईस पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास वो लिमिट नहीं है। मतलब ईस के अंदर टेबल जो है वो मतलब एक अच्छे खासी वैल्यूज के लिए डिफाइन हुआ है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर की पुट करेंगे, वो मैनुअली टेबल में बेशक आपको अवेलेबल ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी और आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल भी जाएगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स 1 में जो आप फर्स्ट ईयर वाले हैं, आपको इतना इशू नहीं आएगा, ये जो इस तरह का इशू है कि टेबल की रेंज से वैल्यू बाहर चली गई है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स 2 पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम, क्योंकि सारी बात है कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं विद टाइम, वहां पर ऐसे काफी दफा हो जाता है कि टेबल्स के अंदर जो आपको वैल्यू चाहिए वो नहीं है, या बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि जो वैल्यू आप यूज करना चाह रहे हैं, जो आप इनपुट करना चाह रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू, वो टेबल की रेंज के अंदर अंदर तो है, बट एग्जैक्टली टेबल में गिवन नहीं है। फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर प्रेशर की वैल्यूज जो है ना वो 10 बार के बाद 11 बार आ जाते हैं। अब आपको जो वैल्यू चाहिए दैट इज 10.5 बार या 10.6 बार। तो अब मैनुअली काम करते हुए तो आपको इंटरपोलेशन यूज करनी पड़ जाएगी, जो कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक का एक फॉर्मूला है। आप आई एम श्योर अभी पढ़ भी लेंगे जब आप ये टेबल स्टडी करेंगे तो। लेकिन मैनुअली इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज करना, उसमें भी यू रिक्वायर टाइम। मतलब फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, बट उसको अप्लाई करके आंसर निकालना टाइम लगता है। यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी नहीं है। आप इवन कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स में भी वैल्यू पुट करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 101.359 ये प्रेशर की वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को 21.173 बना देता हूँ, मैं तो अभी भी सॉल्व करूंगा ना, तो ये देखिए इसने फिर भी मुझे आंसर निकाल दिया और ये पिछले वाले आंसर से डिफरेंट है। मतलब ये शो कर रहा है कि इसके टेबल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है, मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर, कि अगर मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी चला गया हूँ तो इसने मुझे इजीली उसका एक एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर दिया है। तो ये वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसके बारे में हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो आपके थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के टेबल्स हैं वो बिल्ट इन प्रोवाइडेड है और उनको यूज करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और हैंडी है। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं यूनिट कन्वर्जन इन्फो एंड कॉन्स्टेंट्स। तो वही ऑप्शन का टैब, उसमें यूनिट कन्वर्जन इन्फो। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको डायमेंशन, ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी गिवन है, और आपके राइट साइड पे आपको डिफाइंड यूनिट्स गिवन है। मतलब ये वो सारे यूनिट्स हैं जो ईच जो है वो बाय डिफॉल्ट उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको एक्सेप्ट कर सकता है। लेंथ के इतने सारे यूनिट्स यहाँ पे हैं, और उसके साथ साथ ये आपको जो आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किया हुआ है दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं माइक्रोमीटर पे, तो वो मुझे यहाँ पे कन्वर्जन भी दे रहा है कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो 1 × 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। इसी तरह एंगस्ट्रॉम को अगर हम चेक करें दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फैथम एंड एक्स्ट्रा। इसी तरह जो बाकी आपके वे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका भी यही जो है वो सिस्टम होगा। इसे वेलोसिटी के लिए यहाँ पर मीटर पर और या नॉट गिवन है, जो कि 0.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तरह वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, एरिया के लिए, लॉट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आपका हो गया शिरियार भाई, यूनिट कन्वर्जन का टैब कैसे ओपन किया आपने? ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शंस में ये देखें यूनिट कन्वर्जन इन्फो। ठीक हो गए, ठीक। ये आपका यूनिट कन्वर्जन इन्फो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट चीज इसके बाद है कांस्टेंट्स।
हम बात करते हैं कि जो प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स ईज के अंदर अवेलेबल हैं ऑलरेडी, दैट इज ऑप्शंस, और आपका ये कॉन्स्टेंट्स का यहाँ से टैब खुल गया। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू 101.25 किलो पास्कल है। यूनिट्स भी आपको गिवन है यहाँ पर उनके। जितना प्लैंक्स कांस्टेंट है आपके पास, उसके अलावा आपके पास प्रोटॉन का रेस्ट मास है, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल, जो कि इसमें शायद आपने काफी मे भी अभी तक स्टडी ना भी की हो। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी है, सोलर कांस्टेंट भी है, रेडबर्ग कांस्टेंट भी है यहाँ पर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब बात ये आती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कांस्टेंट है जो कि प्री डिफाइंड नहीं है इसके अंदर, और आप अपने प्रॉब्लम में वो कांस्टेंट यूज करना चाह रहे हो, तो एक और ऑप्शन भी है यहाँ पर, ऐड अ कांस्टेंट। तो आप ऐड अ कांस्टेंट पे अपने वेरिएबल का नेम डिफाइन करो, उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहते हो, उसकी एसआई में वैल्यू और उसके यूनिट्स। इंग्लिश यूनिट्स में भी आप उसकी वैल्यू जो है और उसका जो इंग्लिश यूनिट है वो डिफाइन करो और ओके करो, तो वो आपका वेरिएबल जो है वो यहाँ पर एक जो है वो कांस्टेंट बन के अपीयर हो जाएगा इस टेबल के अंदर। जो आप है वो एंटर करोगे तो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और वो मतलब ईज जो है उस कांस्टेंट की वैल्यू आप कांस्टेंट जो है नया कांस्टेंट डिफाइन भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप जो कांस्टेंट यूज करना चाह रहे हो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज में ऐसा होता भी है। हमने टेबल्स भी देख लिया, हमने फंक्शन इन्फो, वेरिएबल इन्फो भी देख लिया, हमने यूनिट कन्वर्जन भी देख लिया। तो टाइटैनिक फीचर है, दैट इज आइटरेटिव सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंटर करते हैं इसके अंदर, और ईएस जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर बारी बारी वैल्यूज को चेक करता है और आपको जो सबसे नियरेस्ट सोल्यूशन, जो मोस्ट एक्यूरेट है, वो प्रोवाइड कर देगा। उसमें ये भी हो सकता है कुछ केसेस में कि आपको जो सोल्यूशन है वो 100% एग्जैक्ट भी मिल जाए, ऐसा भी होता है कुछ केसेस में। ऐसा भी हो सकता है कि 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल ना हो उस प्रॉब्लम का, इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो, इतनी इम्प्लिसिट हो। तो उस केस में ईज जो है वो आपको जो स्लाइड सी डेविएशन है ना, जो कि बहुत माइन्यूट सी होगी, हम आगे देखेंगे भी, आपके साथ वो भी बताएगा। और आप ये देखेंगे कि जो आइट्रेशन का प्रोसेस है ना, ये बहुत फास्ट होगा, विद इन सेकेंड्स होगा। मैनुअली भी आगे, मतलब जो आप एडवांस कोर्सेज पढ़ेंगे, जैसे मशीन डिजाइन आएगा, तो वहां पर आपको आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी मैनुअली। तो आप देखेंगे कि आइट्रेशन को मैनुअली परफॉर्म करना, एक वैल्यू को अज्यूम करना और उस पूरे मेथड से सॉल्व करके एंड में एक आंसर निकालना, फिर चेक करना कि क्या ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, एक बहुत लंबा काम है। ये सॉफ्टवेयर जो है विद इन सेकेंड्स है आपको वो सारा काम यूं करके दिखाएगा। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, x into ln of x इक्वल z। सेकेंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स z क्यूब, और लास्ट इक्वेशन हम डाल लेते हैं 1/x इक्वल्स y प्लस z। अब आप अगर फॉर्मूला विंडो में चेक कर लेते हैं हम, अब ये इक्वेशन है। अब अगर आपको मैनुअली इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने को कहा जाए, तो आप खुद देख सकते हैं कि मतलब ऑब्वियस ही बात है कि देख के पता लग रहा है कि इक्वेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं। आप इनको अगर सॉल्व करने की कोशिश भी करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड होगा इनको सॉल्व करने के लिए, और अच्छा खासा टाइम आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या होता है, हम इनको चेक कर लेते हैं कि इनके कोई एरर ना हो, और एरर नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं। ये आइट्रेशन का प्रोसेस जो है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड परफॉर्म हुए होंगे। ऑफ कोर्स ये 3 इक्वेशंस थी, ज्यादा डिफरेंस मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था उस तरह से, सॉफ्टवेयर के लिए डिफिकल्ट नहीं था, हमारे लिए तो ऑफ कोर्स मैनुअली है। इसने मैक्सिमम रेजिडुअल भी डिफाइन किया है कि सॉल्यूशन जो है दैट इज नॉट 100% एग्जैक्ट,
उसमें इतना छोटा सा एक माइन्यूट सा जो है वो 10⁻⁻10 जो है, मतलब उसके ऑर्डर का इतना छोटा सा माइन्यूट सा जो है ना वो डेविएशन है, जो कि अगर आप मैन्युअली अगर सॉल्व कर रहे हो तो हमारे जो कैलकुलेटर्स होते हैं, हैंड कैलकुलेटर्स, वो इतना मैन्युअल डिफरेंस नहीं जो है उसको डिफरेंशिएट कर सकते। तो वहां पर तो आपको लगेगा कि एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया है अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट सॉफ्टवेयर ने आपको इतना एक्यूरेट बता दिया कि अगर थोड़ी सी डेविएशन है भी, सोल्यूशन 100% एग्जैक्ट नहीं है, तो वो डेविएशन कितनी है, छोटी सी है लेकिन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब ये आपका एक्स वाई और जी का सोल्यूशन आ गया। मतलब उसने एक्स वाई और जी की वैल्यूज जो है वो इन इक्वेशंस में पुट करके इन इक्वेशंस को तीनों को सेटिस्फाई किया है। कोई ऐसी एक्स वाई और जी की वैल्यूज हो जो कि इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अब अगर आप चेक भी करना चाहें मैनुअली, तो आप एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज यहाँ से मिली हैं हमें, इनको अगर इक्वेशन में पुट भी करेंगे तो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो ये आइटरेटिव सॉल्यूशन, मतलब इसको कहते हैं आइटरेटिव सॉल्यूशन, कि आपने जो है वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनपुट किया और आपको जो फिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया गया। द नेक्स्ट थिंग इज पैरामेट्रिक टेबल्स। पैरामेट्रिक टेबल्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे आप लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो आप एक सेट ऑफ रीडिंग्स बनाते हैं। वो जो टेबल है सेट ऑफ रीडिंग्स का, वो एक पैरामेट्रिक टेबल होता है कि आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज उस टेबल के अंदर पुट कर रहे हैं और आप एक दूसरा वेरिएबल जो है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर पैरामेट्रिक टेबल एक बनाकर देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक उससे पहले एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ, या जिसको आप यूज करेंगे तो आपको आसानी होगी यूज करते हुए। अब ये 3 इक्वेशन है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक इक्वेशन जो है ना वो मैं उसको ओमिट कर दूं। तो उस इक्वेशन को ओमिट करने, फॉर एग्जांपल जो इक्वेशन 2 है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को ओमिट करना चाह रहा हूँ, तो एक तो तरीका है मैं बैक स्पेस से इसको यहाँ से डिलीट कर दूं। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट, फॉर एग्जांपल मैं एक मतलब जस्ट फॉर अ मोमेंट मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन को ओमिट करूँ तो मेरी बाकी इक्वेशन जो है वो क्या रिजल्ट देंगी। मैं बाद में चाहता हूँ कि इक्वेशन जब वापस आ जाए, डिलीट ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेशन को ही इटसेल्फ एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब मैं दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास पुट कर दूंगा। तो अगर मैं चेक करूँ तो ये इक्वेशन जो है ये यहाँ पर शो तो हो रही है, बट ये इक्वेशन जो है अब जैसे ये देखें ना, बाकी इक्वेशंस हैं वो एक्सपैंड होकर शो हो रही हैं, मतलब एज अ फॉर्मूला मेंशन हुआ हुआ है। और ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होकर शो हुई है और ये इंडिकेशन इस बात की कि ये इक्वेशन जो है एज अ कॉमेंट यहाँ पर प्लेस हुई है। मतलब अगर अब मैं मतलब सिस्टम इक्वेशंस को देखूं तो ये 2 इक्वेशंस ही हैं जो कि सॉल्व होंगी। अब हम इन 2 इक्वेशंस का एक पैरामीटर टेबल बनाते हैं। मतलब इन 2 इक्वेशंस में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जी। हम टेबल्स में जाते हैं और यहाँ से हम एक पैरामीट्रिक टेबल को डिफाइन करते हैं। अब जो हम वेरिएबल्स पैरामीटर टेबल में एंटर करना चाह रहे हैं दैट इज एक्स वाई एंड जी। जब आप कंट्रोल प्रेस करके तीनों वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, उनको यहाँ पर ऐड कर दें टेबल के वेरिएबल। अब ये नंबर ऑफ रन्स जो हैं ये मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो आप टेबल में इन वेरिएबल्स के लिए पुट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है, हम इनको 15 तक ले जाते हैं। ओके, अब ये एक पैरामीट्रिक टेबल बन गया है, लेकिन अब ये टेबल एम्प्टी है। अब इस टेबल में वैल्यूज इनपुट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि x जो है दैट इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसकी वैल्यूज खुद डिफाइन करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सॉफ्टवेयर हमें y और z की वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा। हम क्या करते हैं, हम ऑल्टर वैल्यूज ये फंक्शन यूज करते हैं। ऑल्टर वैल्यूज में हम x को वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब इन 15 सेट्स ऑफ रीडिंग के लिए हम कहते हैं कि जो पहली वैल्यू x की है दैट विल बी 3। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट वैल्यू 3 के आगे हमें इंक्रीमेंट यूज करना है, मतलब हमें वैल्यू में एक मतलब परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट वैल्यू ऐड करके आगे मूव करना है। हमें डायरेक्टली लास्ट वैल्यू डिफाइन करना है या हमें एक मल्टीप्लायर डालना है कि 3 जो है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय
दिस नंबर एंड सो ऑन, तो टेबल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं। हमने फर्स्ट वैल्यू 3 डिफाइन कर दी, लास्ट वैल्यू हम फॉर एग्जांपल 48 डिफाइन कर देते हैं। अब हम जब अप्लाई करेंगे या ओके क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे 15 सेट्स ऑफ रीडिंग की कैपेसिटी अवेलेबल है टेबल में। तो सॉफ्टवेयर जो है वो 3 से लेकर 48 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको मतलब जो इंटरवल है ये 3 से 48 तक, उसको 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और यहाँ पर वो 15 इक्वल पार्ट्स जो वैल्यूज हैं वो इंसर्ट कर देगा। ये 3 से लेकर 48 तक और उसके दरमियान इक्वल 15 पार्ट्स जो है वो सॉफ्टवेयर ने कर दिए। अब हम इस टेबल को सॉल्व कर लेते हैं। जो इक्वेशन सॉल्व करने का आपके पास बटन अवेलेबल है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे साथ ही सॉल्व टेबल का बटन है। सॉल्व टेबल करेंगे, वही आपको 15 सेट्स ऑफ वैल्यूज चाहिए, आप ओके कर देते हैं। तो ये देखें, जो आपने x की वैल्यूज डिफाइन की थी उससे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 1 और जो 3 जो आपने मतलब यूज कर रहे थे पैरामीट्रिक टेबल के लिए, उसने उनके थ्रू x ये y और z की वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर दी यहाँ पर। तो ये एक पैरामीट्रिक टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया कि अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y और z ये मेरे पास आंसर ला देंगे। तो आप इनको मैन्युअली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू। तो हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और पैरामीट्रिक टेबल्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं प्लॉटिंग की तरफ। अब एक पैरामीट्रिक टेबल जो हमने डिफाइन किया है, अब इसमें से अगर हम दो वेरिएबल्स को यूज करके एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ईज हमें वो भी प्रोवाइड करता है। ये भी फीचर अवेलेबल है हमारे पास। हम जाते हैं प्लॉट्स में, न्यू प्लॉट विंडो, इसमें हम देखते हैं एक्स वाई प्लॉट। उसने टैब का नेम बाय डिफॉल्ट प्लॉट 1 रख दिया है। आप इसको कोई भी अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऑफ कोर्स आपको पता होगा, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं तो आपको पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है आपके प्लॉट का, आपका जो ग्राफ है उसका नाम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। और आप जो एक्सिस पे जो मतलब एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, आप वो वैल्यूज इटसेल्फ एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे उनके हमें वो वेरिएबल्स गिवन है, तो एक्स एक्सिस पे मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ और वाई पर मैं वाई की वैल्यू ले रहा हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर इसने स्केल डिफाइन कर दिया कि ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, एक्स की वैल्यू 0 से, और मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू मतलब ये ग्राफ के अंदर स्केल पे शो करेगा दैट इज 50। इंटरवल उसमें 10 का लेगा। सिमिलरली ये y में भी -200 से स्टार्ट करेगा और 0 तक जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो y की वैल्यूज नेगेटिव में है, वो स्केल भी उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है वो कंसिडर कर रहा है और इंटरवल वो 40 का ले रहा है और लीनियरली ग्राफ को ड्रॉ करने लगा है। यहाँ पर हम जो लाइन जो ग्राफ में लगेगी हम वो भी देख सकते हैं कि हमें एक सिंपल स्ट्रेट लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, हमें बोल्ड में लाइन चाहिए, हमें बोल्ड में डॉटेड चाहिए, इट्स अप टू अस। यहाँ पे सिंपल लाइन जो स्ट्रेट है वो ले लेते हैं। उसके अलावा हम कलर का डिफाइन कर देते हैं उस लाइन का। हम ब्लैक के अलावा कोई भी कलर रख सकते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं। जो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर आएंगे हम उनको किसी सिंबल या किसी जो डॉट की टाइप से किसी से शो करना चाहते हैं या नहीं, तो वो भी हमारे पास, हम यहाँ पे ये डायमंड का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। हम कलर भी चलें चेंज कर लेते हैं, हम रेड पे आ जाते हैं और ये जो लाइन है हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। ओके, हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया एक्स एंड वाई। अब हम ग्राफ को वेरीफाई भी कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर थी वो गिवन है और वाई पे सिमिलरली वाई की है। तो हम ये देखते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर ये 0 से 5 के दरमियान है। मतलब ये देखना 10 का इंटरवल है और उसमें सब इंटरवल जो है 5 का यहाँ पर हमें गिवन है। तो ऑब्वियस है कि जो वैल्यू है x की दैट इज बिटवीन 0 एंड 5 वो 3 है। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो y की वैल्यू है दैट इज
-2.963। अगर आप ग्राफ पे चेक करें तो ये एग्जैक्टली जीरो से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, उस बल्कि उससे थोड़ा सा पहले जो है वो रुक जाता है। तो ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरवल आप देखें तो यहाँ पे 40 का इंटरवल है, विच मीन्स के 20 का सब इंटरवल है। मतलब ये जीरो से ये जो छोटी सी लाइन है यहाँ पर, ये 20 है यहाँ पर, मतलब 20 यूनिट्स है इधर। तो उसमें उसका भी जो है वो मतलब 10th पार्ट जो है वो यहाँ पे वो पॉइंट प्लॉट हुआ है, इसलिए ये जीरो के बिल्कुल करीब है, लेकिन एग्जैक्टली उससे मैच नहीं करता। हम इस ग्राफ को बड़ा करके भी देख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियरली हमें नजर आ जाए कि एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह कोरस्पॉन्डिंगली बाकी पॉइंट्स भी हैं और ये ग्राफ डिफाइन हो जाता है इजीली। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ईएस को यूज करते हुए वो यही है। अगर आप मतलब ईएस को स्टार्ट करना, क्योंकि ईएस जो है वो बाकी सॉफ्टवेयर्स के कंपैरेटिव आपने देखा होगा यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है कि आपने अगर कोई फंक्शन कॉल करना है तो फॉर एग्जांपल अगर आप मैटलैब यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर फंक्शंस के लिए स्क्वायर रूट फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर SQRT यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में उस तरह के कोई कोड नहीं है या कोई स्पेशली आपने जो है ना फंक्शंस के लिए कोई कोड डिफाइन नहीं कर दिया हुआ कि इस फंक्शन के लिए ये स्पेसिफिक कोड है। आप सिंपली जो फंक्शन आप यूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर एंथैल्पी कैसे निकालना चाह रहा था पहले बाय यूजिंग द स्टीम टेबल्स, एंथैल्पी को एज इट इज यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मुझे एंथैल्पी चाहिए, कोई स्पेसिफिक कोड या कोई आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं करता। तो ईएस की ये एक अच्छी बात है कि आपको मतलब कोई लैंग्वेज या कोई इस तरह सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको स्टार्ट करते हो और आप इसको यूज करना शुरू कर देते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अभी जो सिखाए गए हैं उनका मकसद यही था कि आपको बेसिक पता लग जाए कि आप काम करना स्टार्ट कर सको।